हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो माइंड में। तो दोस्तों, आज हम साइंस एनसीईआरटी बुक साइंस की बात करेंगे, क्लास 10th की, जिसमें आज हम सबसे पहला चैप्टर समझेंगे। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में हम समझ लें कि जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, इनमें दो एलिमेंट मिलते हैं और वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं और इसको लिखने का जो तरीका होता है उस तरीके को हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इससे पहले हम समझते हैं कि हम ये कैसे समझें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन होने पर आपको कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जिसमें से या तो उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा। स्टेट का मतलब है अवस्था। जैसे मान लीजिए एक गैस है और एक जो है सॉलिड है और रिएक्ट करेंगे तो सॉलिड बनेगा। ठीक है ना। या कि दो गैसें हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो लिक्विड बनेगा। मतलब कहने का ये है कि वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। अगला है कलर चेंज। इनका रिएक्शन के दौरान क्या भी चेंज हो जाता है, कलर। मतलब जो एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हुए थे रिएक्शन में, जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो एलिमेंट का कलर और प्रोडक्ट के कलर में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। और अगला है गैस एवोल्यूशन। मींस जब रिएक्शन होती है तो उसमें से गैस भी निकल सकती है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कोई दूसरी गैस हो, लेकिन गैस निकल सकती है। और अगला है टेम्परेचर चेंज होना। या तो जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो वो गर्म होने लगते हैं और इससे भी पता चलता है कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ एक्टिविटीज थी। मतलब इस तरीके से हम अंदाज लगा लेते हैं कि वो अब इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम आपको समझाते हैं कि केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अगर हम जैसे नॉर्मल तरीके से लिखें, जो सबसे इसका सिंपल तरीका है वो आप सीधा नाम लिख के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इससे हम अंदाज लगा लेंगे कि ये एक केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये लिखने का तरीका है। ये दोनों चीज, ये और ये दोनों चीजें आपके एलिमेंट हैं, या इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। तो ये दोनों आपके हैं रिएक्टेंट और जो बना लास्ट में ये बनेगा प्रोडक्ट। ये दोनों है रिएक्टेंट, ये है आपके रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, ये तो एक जनरल तरीका है लिखने का, लेकिन इसे हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, क्या बन जाएगा आपका MgO। ये जो है आपका वही फॉर्म है जो मैंने आपको पहले लिखा था। पहले उसको जो है प्रॉपर स्पेलिंग में लिखा था, उसका नाम लिखा था। अब ये है सिंबॉलिक तरीके में। सिंबॉलिक तरीके में लिखने से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है और ये क्या है और ये लास्ट में जो बन रहा है वो क्या है। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, तो इसे हम बैलेंस करना भी सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। और यहां होता है प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर से और इधर से इक्वल होनी चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे 2 मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ आप 2 लगाएंगे। तो अब देखेंगे कि मैग्नीशियम भी क्या है? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पर, और इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस तरीके से आप बैलेंस इसे कर सकते हैं, या यही तरीका है बैलेंस करने का। ओके, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ZnSO4 प्लस H2, ये रिलीज हो जाएगी। ये गैस इसमें से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो यहां पे Zn एक है, यहां पर भी एक है, क्लियर है। SO4 का यहां से ये 2 पार्ट में टूट गया है, SO4 और H2, तो SO4 भी क्लियर है और H2 भी यहाँ पे क्लियर है। मतलब इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही क्या है? बैलेंस है। इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ये है Fe प्लस H2O, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे वो भी समझ लीजिए कि यहाँ पे बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे Fe3 है, क्लियर है, यहाँ पर जो है Fe अकेला है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 है, जबकि यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप इसे देखिए, Fe के 3 है, मतलब यहाँ पे 3 Fe लेना पड़ेगा, और H2O, O का यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हमें कितना लगाना पड़ेगा? 4, इसके आगे हमें 4 लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दो, ये यहाँ पे 4 और H2O, तो यहाँ पे 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके हाइड्रोजन के, वो कितने हो जाएंगे? तो सीधी बात है, यहाँ पे 4 लगा है तो ऑक्सीजन के भी 4 होंगे, तो ये 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ये है, 4 ये है, टोटल 8 है। यहाँ पे H2 पहले से लिखा है, मतलब यहाँ पे 4 और लिखना है अपन को। इस तरीके से ये क्या कर लेते हैं अपन? बैलेंस कर लेते हैं। लगभग सभी रिएक्शंस में हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ता है? केमिकल्स को, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और राइट हैंड साइड, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं दोनों तरफ से। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो बैलेंस हो गया है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसका क्या है। हाँ, अब इसमें जो है कुछ चीजें हम इसमें से हटा देते हैं। ये 2 रिएक्शंस हैं, हमें इनके सिंबल तो लिखते ही हैं, साथ में हमें इनका स्टेट भी लिखना चाहिए, या लिखना पड़ता है रिएक्शंस में, कि हमें बताना पड़ता है कि इसमें से जो रिएक्टेंट है उनका क्या स्टेट था, और जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में बन रहा है। जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे सॉलिड है, स्मॉल एस से शो करेंगे, और यहाँ पर क्या है आपका? ऑक्सीजन, ये गैसियस फॉर्म में, स्मॉल जी से इसे क्या करेंगे? शो करेंगे। जबकि एनजीओ है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पे एस लिखेंगे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, स्मॉल एस, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि H2SO4 जो एसिड है वो वाटर में, H2O में डाइल्यूटेड है, और डाइल्यूट होने का मतलब है कि वो उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? AQ। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ZnSO4 बनेगा ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बनेगी, और इसे हमें इस तरीके से एरो के थ्रू बताना पड़ेगा कि ये इसमें से निकल रही है। ओके, तो ये इसका तरीका है। और भी इसके बारे में समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार रिएक्शंस होती हैं तो उसमें हमें कुछ और चीजें भी अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे सबसे यूनिवर्सल जो इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस का है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O। ओके, और क्या बनता है?
हमें इसमें बताना पड़ता है कि इसमें सनलाइट की जरूरत है, तो ऊपर हमें सनलाइट लिखना पड़ेगा। और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C6 एस्टर O6, ओके, प्लस 6SO2। तो देखिए यहाँ पे ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, तो ये G लिख दिया। ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो स्मॉल l लिख दिया, ओके। अब आगे समझिए कि जो ये बनेगा ये इक्वस फॉर्म में बनेगा, और ये जो निकलेगी गैस वो आपकी गैस के फॉर्म में निकलेगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मतलब जो केमिकल इक्वेशन है इसमें सारी जानकारी दी गई है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में है, और यहाँ पे गैस की जगह हम AQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसमें किस किस चीजों को जरूरत पड़ रही है, सनलाइट की और किसकी, क्लोरोफिल की। और साथ में क्या प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी C6H12O6 इक्वस फॉर्म में। और जो गैस निकल रही है वो है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नंबर अगला आता है कि केमिकल इक्वेशन होती कितने टाइप से हैं, मतलब इनके क्या क्या टाइप होते हैं जिसमें ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो हम समझेंगे किसके बारे में, टाइप के बारे में। किसके बारे में, टाइप के बारे में। तो टाइप में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले समझ, नाम से पता चला कंबाइन होना, मतलब कि दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसे हम किस उसका क्या टाइप समझेंगे, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में यही होगा कि दो एलिमेंट आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बना देते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि CaO ये क्विकलाइन है, और इसको जब हम वाटर में डालते हैं, मतलब कि H2O में, ये सॉलिड फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है। क्या है ये, लिक्विड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म है। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये, कैल्शियम, ये एक्वस होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन, और जब पानी में मिलाया तो बन गया क्या, लिक्विड। और दोनों चीजें जब कंबाइन की गई तो क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें से कोई भी प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ दो चीजें जुड़ रही हैं और एक नया प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस टाइप के हम जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन ही होंगे, इसमें से कोई भी चीज टूटेगी नहीं और इसमें से इवॉल्व भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चली जाएगी। हालांकि गैस वगैरह इवॉल्व हो जाती हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मोस्टली ये होता है कि दो एलिमेंट जोड़कर एक थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट्स ऑल, ओके। अगला टाइप आता है आपका नंबर सेकंड का जो टाइप है, नंबर सेकंड टाइप आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कॉम्बिनेशन समझा है, तो कॉम्बिनेशन के बाद अपन ले लेते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। क्या मतलब होता है इसका, टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चीजें टूटती हैं दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। जैसे कि
2FeSO4, ठीक है ना, ये फेरस सल्फेट है। और जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म हीट देंगे, तो ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा। पहला बनेगा फेरिक ऑक्साइड, मतलब कि Fe3 सॉरी Fe2O3, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो अगली चीज बनेगी वो बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और लास्ट में बनेगी क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब इसको देखो बैलेंस है कि नहीं है, 2 Fe है, यहाँ पे भी 2 Fe है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 8 मॉलिक्यूल है, 4 ये है, 2 यहाँ लगा है, तो 4 2 8, मतलब ऑक्सीजन के कितने हैं टोटल मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो टोटल ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखते हैं कि सल्फर के कितने हैं, तो सल्फर के हैं 2, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब कि ये आपका क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। और डिकम्पोजिशन में ये दो है जो केमिकल है, ये टूट रहा है आपका 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है आपका फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको हम किस में रखेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसको या तो हीट देनी पड़ेगी, मतलब ये इसको एनर्जी देते हैं तभी ये पार्ट्स में टूटना शुरू होता है। वो चाहे एनर्जी हीट फॉर्म में दी जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में दी जाए, और चाहे वो लाइट के फॉर्म में दी जाए। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि जो एक फोटोकेमिकल होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं AgBr। AgBr मतलब कि जो सिल्वर होता है उसका ब्रोमाइड के साथ कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। और AgBr को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो जो है 2 पार्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। एक होता है AgCl, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, और जो AgBr था वो था क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड ये दोनों ही आपके फोटो रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि सनलाइट में रखने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें Ag और क्लोरीन दोनों ही क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से जो AgBr है उसमें भी यही प्रोसेस पूरी होती है कि जब उसे हम सनलाइट में रखते हैं तो Ag मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और Br मतलब ब्रोमाइड अलग हो जाता है। क्लियर है। तो ये था आपका क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला टाइप देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टाइप है ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है कि एक केमिकल जब इसमें डाला जाता है, दूसरा एलिमेंट डाला जाता है, तो एक एलिमेंट दूसरे केमिकल के एक एलिमेंट को क्या कर देता है, हटा के वो खुद वहां पर जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझें, ये है Fe+, यह है CuSO4 कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जब ये दोनों चीजें ये इक्वस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, इक्वस, ये सॉलिड फॉर्म में। तो जब रिएक्ट होंगी तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किस तरीके से, देखिए FeSO4 + CO, इस तरीके से इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बनाता है ये, आयरन का सल्फेट। ये इक्वस फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे इक्वस फॉर्म में था, तो ये डिस्प्लेस करेगा तो ये इक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और जो कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिएक्शन के थ्रू हटा के खुद वहां पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड में या एलिमेंट में होती हैं जो एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, आयरन है, इसीलिए आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
देखिए यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। और जो जिंक है ये सॉलिड फॉर्म में है। जब जिंक को इस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो रिएक्शन के थ्रू जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़कर कंपाउंड बना लेगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती हैं इनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसी का एक और फॉर्म होता है, एक और टाइप होता है रिएक्शन में, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसे? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, यह है सोडियम सल्फेट और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड तो वैसे भी काफी अनस्टेबल होता है, ये सनलाइट में रखने पर ही डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जब इसका सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो बेरियम है ये सोडियम से थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो सोडियम को वो डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है, और खुद जो है बेरियम सल्फेट के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, सल्फेट, वो बेरियम सल्फेट बना देता है। और सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड। ये बैलेंस है और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेस कहेंगे क्योंकि इसमें से दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, आपस में प्लेस चेंज कर रही हैं। एक जो है जाकर दूसरे प्लेस पर आ रही है, ये Ba यहां पे आया और क्या बन गया, SO4 के साथ BaSO4। और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ गया और क्या बना लिया उसने, सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ये तो इसकी टाइप थे। अब इसमें आपको और चीजें देखनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन नाम से पता चलता है कि ऑक्सीजन से क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो है जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन जिस एलिमेंट से जुड़ा है अगर वो हट जाए उसके साथ से तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। जैसे एग्जांपल से समझें, जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन के साथ हम इसे क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, हीट देनी पड़ेगी। हीट देने पर ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये वाली जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन की है। किसकी है, ऑक्सीडेशन की। जबकि जब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ हीट कर देंगे, किसको, इसको, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या करेंगे, हीट, तो क्या बन जाएगा, ये Cu अलग निकल आएगा प्लस H2O ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये दो लगाएंगे या कुछ भी मत लगाओ, सभी हटा दो, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा और यहाँ से ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन कॉपर के साथ से हट गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सी है, ऑक्सीडेशन। अगर हम इसके लिए देखें तो रिडक्शन है, लेकिन हम इसको भी साथ में अगर शामिल कर लें तो फिर ऑक्सीडेशन, सॉरी, क्या कहलाएगा, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स। रिडॉक्स इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जो है रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन कॉपर के साथ हट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा,
रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए हम दो जिस ऐसे केमिकल इक्वेशंस जिसमें दोनों ही प्रोसेस होती है उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब आगे देखिए, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या मिलते हैं एग्जाम्पल, जिसमें से सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है कोरोजन। ये किसका है? ऑक्सीडेशन का है। कोरोजन में चीजें खराब हो जाती हैं, खासकर जो मेटेलिक होती हैं और रिएक्टिव होती हैं। जैसे हम आयरन ले लें, हमारे घरों में जो है काफी चीजें आयरन की होती हैं और उसको हमें पेंट करके रखना पड़ता है। अगर हम देखें कि अगर हम उसे पेंट ना करें तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर बनती जाती है, और अगर हम उसको हाथ से हटाएं तो वो आसानी से पाउडरी फॉर्म में क्या होने लगता है? झरने लगता है। और इसका मतलब है कि जो वो मेटल है, जैसे आयरन है, तो आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया है और रिएक्शन करने पर उसके ऊपर एक लेयर बन गई है उसके ऑक्साइड की। और जब भी हम बिना पेंट के इस तरीके से रखेंगे तो वो आयरन की चीजें धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? खराब। और एक समय आएगा कि पूरा आयरन ही क्या हो जाएगा? वो आर्टिकल खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें उसको बचाने के लिए, किससे? कोरोजन से बचाने के लिए हमें उस पर क्या करना पड़ता है? पेंट अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें कि आयरन आर्टिकल्स जितने भी होते हैं वो ओनली ऑक्सीजन से अकेले रिएक्ट नहीं करते। मतलब ऑक्सीजन की अकेली प्रेजेंस नहीं चाहिए, उसमें हमें थोड़ा सा वाटर वेपर भी चाहिए, ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा बरसात के समय में सबसे ज्यादा रस्ट लगती है आयरन आर्टिकल्स में, और हमें उससे पहले ही हमें जो है उनको क्या करना पड़ता है? पेंट कर लेना पड़ता है, नहीं तो वो क्या हो जाती है? खराब। अब आते हैं कॉपर। कॉपर भी जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मॉइस्चर में वो भी क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है। लेकिन आयरन और कॉपर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कॉपर की किसी चीज पर आपको पेंट अप्लाई करना पड़ता हो। इसका रीजन ये है कि कॉपर के ऑक्साइड की जब एक बार लेयर बन जाती है तो लेयर बनने पर वो और अंदर उसे फिर क्या नहीं होने देता? खराब नहीं होने देता। जबकि आयरन के साथ ये है कि आयरन पर अगर रस्ट लग गई तो फिर वो धीरे धीरे अंदर तक पूरा आयरन क्या कर देगा? खराब कर देगा। मतलब कि वो उसका ऑक्साइड बना देगा, जिससे वो हमारी यूज के लायक नहीं बचेगा, वीक हो जाता है। जबकि कॉपर के साथ ये है कि कॉपर की ऊपरी लेयर अगर ऑक्सीडाइज हो गई है तो फिर वो अंदर की लेयर को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, अंदर तक रिएक्शन नहीं होगी, और अंदर का जितना भी कॉपर है वो सारा का सारा क्या रहेगा? सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और जब भी हमें उस कॉपर आर्टिकल्स को यूज करना है तो हम उसे साफ करके फिर से हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें यूज नहीं करना है तो हमें बार बार उसकी ऊपर की लेयर नहीं हटानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की एक लेयर हटा दी तो दूसरी लेयर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, अगर उसको भी हटा दिया तो दूसरी उसके बाद की लेयर क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसी तरीके से धीरे धीरे अगर आप हटाते रहोगे बार बार तो धीरे धीरे वो पूरा कॉपर को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये एक प्रोसेस है। कैसे? कि आयरन या फैट, जितनी भी चीजें होती हैं जो कि तेल से बनी हो या उसमें फैट की मात्रा हो, तो वो धीरे धीरे क्या होती है? स्मेल आने लगती है उसमें से। अगर वो काफी समय तक रखी रहे तो उसमें से स्मेल आने लगती है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई चीज तेल में पकाते हैं तो वो क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें से एक स्मेल आने लगती है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। हम स्मेल से पता कर सकते हैं कि इसका जो स्मेल है वो चेंज हो गया है। साथ में टेस्ट भी उसका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। लेकिन इसको बचाने का तरीका है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि चिप्स वगैरह मार्केट में ले लो, कोई किसी भी चिप्स का पैकेट ले लो, तो उसके अंदर काफी हवा भरी रहती है। उसके दो फायदे हैं। पहला कि उसके अंदर की चिप्स जो है वो सुरक्षित हो जाती है। सुरक्षित दो तरीके से। एक तो वो टूटती नहीं है, क्योंकि एयर बैग जब खुले होते हैं तो वो उनको टूटने नहीं देता है, किनको? चिप्स को। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो गैस फिल की जाती है उस पैकेट्स में वो नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस उसमें फिल करने का रीजन ये है कि उसके अंदर की ऑक्सीजन को वो हटाकर नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में रेंसिडिटी की प्रोसेस नहीं होती है। मतलब कि चिप्स आप जब भी खाएंगे उसमें से आपको स्मेल नहीं आएगी। ये उसको सुरक्षित करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों?
तो ये आपका चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज और है, इलेक्ट्रोलाइसिस की। मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे फिर वो सनलाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो। इलेक्ट्रिक का जब भी नाम लूंगा केमिस्ट्री में डीसी करंट ही आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि घरों में जो लाइट आती है वो कौन सी, उसमें वो कौन सा करंट कहते हैं, उसे एसी करंट कहते हैं। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन में जिस करंट का हम यूज करते हैं वो होता है डीसी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम डीसी करंट का यूज करते हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए, मतलब कि डिकम्पोज करने के लिए। जैसे सिंपल से ही ले लें, वाटर। वाटर को अगर डिकम्पोज करना है तो उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे वाटर अपने कंपाउंड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एलिमेंट्स में टूट जाएगा। जैसे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ बातें थी जो आपको अलग से बतानी थी। अब एक और चीज समझिए, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वर्ड केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और ये प्रेसिपिटेट्स से क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं और नीचे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था किसका, सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट को किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। और वो जो है नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वाटर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका एक लेसन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेसन बाद में आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।